नमस्कार दोस्तों। हमारे पृथ्वी का 70% भाग जल है और इस जल का बहुत बड़ा भाग आपको खुला हुआ समुद्र देखने को मिलेगा। दोस्तों, खुला समुद्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस पर किसी भी देश का मालिकाना हक नहीं होता और जब किसी क्षेत्र पे किसी भी देश का मालिकाना हक नहीं होता तो उस क्षेत्र के मालिक सभी देश बनना चाहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट ने क्या किया कि पिछले 2-3 दशकों में सभी देशों के द्वारा जिस तरीके से खुले समुद्र का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया है, अनसस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से जो समुद्री जैव विविधता है उसके उसको बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब समुद्री जैव विविधता को खतरा उत्पन्न होता है, तो समुद्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से जो समुद्र है वो एक कार्बन सिंक की तरह काम करता है, किस तरीके से जो समुद्र है वो हमें कई सारे संसाधनों को प्रदान करता है, किस तरीके से जो समुद्र है वो हमारे पृथ्वी के जलवायु के अनुकूलन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे महत्व को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे जो समुद्री जैव विविधता है उसके संरक्षण की ज़रूरत महसूस हुई। और इसी समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2023 में हाई सीज ट्रीटी को लाया गया था। 2023 में जब ये ट्रीटी लाई गई थी तो इसको बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट के नाम से भी जाना गया। अब 17 जनवरी 2026 को इस ट्रीटी को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। तो हमारे लिए जो हाई सीज ट्रीटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको ये जानना चाहिए कि ये जो ट्रीटी है हाई सीज ट्रीटी, ये समुद्री जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि है और ये ऐसे क्षेत्रों को कवर करती है जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम हाई सीज के बारे में समझेंगे कि हाई सीज क्या होता है, ये हाई सीज ट्रीटी क्या है, आखिरकार इसे बाध्यकारी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और साथ ही साथ इसके क्या-क्या महत्व है, हम इन सब सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाई सीज क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाई सीज की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हाई सीज यानी खुला हुआ समुद्र ऐसे समुद्री क्षेत्र हैं जो किसी भी देश की 200 समुद्री मील की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर होते हैं और ये किसी भी राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। दरअसल आप जब इस मैप को समझेंगे तो इस मैप को आप ध्यान से देखिए। किसी भी देश के अगर चारों तरफ समुद्र है तो उस समुद्र में 3 तरीके के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा टेरिटोरियल सी, जो बेसलाइन होता है, उस बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है हम उसको टेरिटोरियल सी कहते हैं और इस टेरिटोरियल सी पे पूरी तरीके से उस देश का अधिकार होता है। इस टेरिटोरियल सी में उस देश के जितने भी कानून जो मुख्य भूमि पे लागू होते हैं वो सारे के सारे कानून इस टेरिटोरियल सी में लागू होते हैं। फिर टेरिटोरियल सी से आप आगे जब 24 माइल्स और आगे जाएंगे यानी बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक अब जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टिग्यूअस जोन देखने को मिलेगा। कॉन्टिग्यूअस जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे मुख्य भूमि के कुछ कानून लागू होते हैं। जैसे आपको इमिग्रेशन से संबंधित जो कानून है वो यहाँ पे लागू होते दिखते हैं। फिर जब आप बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक जाते हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल तक जब आप जाते हैं तो इस 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। अब ये जो 200 नॉटिकल माइल तक का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इस पे किसी भी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स होता है, यानी आर्थिक रूप से जो भी कदम उठाने हैं वो देश बिना किसी दूसरे देश के अनुमति के उठा सकता है। यहाँ पे आर्थिक रूप से किसी भी क्षेत्र देश का वो अनन्य क्षेत्राधिकारी होता है। और इस 200 नॉटिकल माइल से जब आप आगे जाएंगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा हाई सी और आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हाई सी की परिभाषा क्या है कि किसी भी हाई सी ऐसे समुद्री क्षेत्र हैं जो किसी भी देश के 200 समुद्री मील के से बाहर होते हैं, क्योंकि 200 समुद्री मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, और हाई सीज पे किसी भी राष्ट्र का अधिकार क्षेत्र नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर दोस्तों हम हाई सीज के बारे में कुछ तथ्यों की बात करें तो हाई सीज जितने भी महासागर हैं उन महासागर की सतह का 2/3 से ज्यादा भाग कवर करता है, यानी कि 2/3 से ज्यादा भाग तो हाई सीज है। फिर इसको हम ग्लोबल कॉमन्स के नाम से भी जानते हैं, इसको वैश्विक साझा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ग्लोबल कॉमन्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का अपना क्षेत्राधिकार नहीं होता है, किसी भी राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में ये क्षेत्र नहीं आते हैं। फिर जो हाई सीज हैं उन उन हाई सीज में कई सारी स्वतंत्रताएं सभी देशों को प्राप्त है, जैसे वो नेविगेशन कर सकते हैं बिना दूसरे देश की अनुमति के, वो हवाई उड़ान भर सकते हैं, साथ ही साथ सबमरीन केबल और पाइपलाइन भी बिछा सकते हैं। इसके अलावा हाई सीज में वैज्ञानिक अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हाई सीज के बारे में हमने बात की। अब हम समझते हैं 2023 में जो बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन समझौता आया वो क्या है।
अब इसका पूरा नाम मैंने आपको बताया बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन है, जो कि समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के लिए लाया गया था। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो 2023 में यूएन के तहत इसको अपनाया गया। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी पहली ऐसी वैश्विक संधि है जो कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है, और साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी जो है, उसका तीसरा ये कार्यान्वयन समझौता है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये तीसरा समझौता है तो बाकी के 2 समझौते के बारे में भी हमें जानना चाहिए। देखिए, यूएन क्लॉज के 3 कार्यान्वयन समझौतों में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा डीप सी माइनिंग पे, जो कि 1994 में आया था। इसको हम यूएन क्लॉज भाग 11 कहते हैं। फिर यूएन फिश स्टॉक्स अग्रीमेंट आपको 1995 में देखने को मिलेगा, जो कि यूएन क्लॉज का दूसरा कार्यान्वयन समझौता था। और फिर तीसरे कार्यान्वयन समझौते के तौर पे आपको 2023 का ये बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन जो अग्रीमेंट है, जिसको हम हाई सीज ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, वो ये तीसरा समझौता है। अगर हम इस बीबीएनजे के उद्देश्य की बात करें, तो इस समझौते का उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण करना, जो कि समुद्री जैव विविधता विशेषकर हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो समुद्री संसाधन है उसका सतत उपयोग करना, और वैश्विक स्तर पर एक समान नियम स्थापित करना, ताकि कोई भी शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को यह ना कह सके कि हाई सीज पे मेरा अधिकार है। ठीक है, तो ये इस समझौते के उद्देश्य हैं दोस्तों। इस समझौते में आपको 4 मुख्य स्तंभ देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है समुद्री आनुवांशिक संसाधन यानी मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। जो गहरे समुद्र के जीवों से प्राप्त जैविक संसाधन होते हैं, हम उनको मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। और इस जैविक संसाधन पे जो भी लाभ होंगे उसका उचित और न्यायसंगत बंटवारा करना इसका पहला स्तंभ है। इसके अलावा जो एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स हैं, यानी क्षेत्र आधारित जो प्रबंधन उपकरण है, वो इसका दूसरा टूल है। इसमें मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज की स्थापना की जाती है इसके तहत। इसके अलावा जो जैव विविधता के से संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनकी पहचान की जाती है। इसके साथ साथ तीसरे पिलर के रूप में आपको देखने को मिलेगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। इसमें हाई सीज में किसी भी गतिविधि से पहले जो पर्यावरणीय प्रभाव होंगे उनका आकलन अनिवार्य होता है। अगर आप डीप सी माइनिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, शिपिंग कर रहे हैं, तो इन सब जो काम है इन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, क्योंकि इन सब का पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। तो ये तीसरा पिलर है। और चौथे पिलर के तौर पे आप देखेंगे क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है। इसके तहत आप देखेंगे कि जो विकासशील देश हैं, उनको समुद्री अनुसंधान की क्षमता जो है उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि वो भी खुले समुद्र में जो संसाधन है उसका इस्तेमाल कर सके, खुले समुद्र में जो भी अवसर है उसका लाभ उठा सके। इसके अलावा आधुनिक समुद्री तकनीक तक इन विकासशील देशों की पहुंच को सुनिश्चित करवाया जाता है इस बीबीएनजे समझौते के तहत। तो ये 4 पिलर हैं, जिन 4 पिलर के तहत ये समझौता काम करता है। अगर हम इस समझौते के संस्थागत और वित्तीय व्यवस्था की बात करें, तो इसकी कई सारी संस्थाएं आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको हम कॉप के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद इसका एक क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म है, और साथ ही साथ इसका एक सचिवालय भी है। अगर हम इसके वित्त पोषण की बात करें दोस्तों, तो वैश्विक सहयोग के माध्यम से इस समझौते के लिए जो भी वित्त जरूरी होता है उसको उपलब्ध करवाया जाता है, और क्षमता निर्माण हेतु निधि भी उपलब्ध करवाई जाती है। भारत और इसके सदस्यता की बात करें, तो अब तक 83 देशों ने इस बीबीएनजे जो समझौता है उसकी अभी पुष्टि की है, रेटिफिकेशन किया है। भारत हालांकि इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है, लेकिन भारत ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। भारत ने अभी तक इसकी अभिपुष्टि नहीं की है। अब ये समझौता भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समझौता ब्लू इकोनॉमी को हमारे देश में मजबूत करेगा। ये समुद्री अनुसंधान में भारत की भागीदारी को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ भारत ने जिस तरीके से पर्यावरणीय नेतृत्व में अपनी एक छवि जो एक नेता के रूप में बनाई है, उस छवि को भी मजबूत करने का ये काम करेगा, क्योंकि पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में भारत के कुछ कदम अभी भी विश्व के स्तर पर बहुत ज़्यादा सराहनीय माने जाते हैं। तो पर्यावरणीय नेतृत्व की छवि जो भारत की है उसको भी सुधारेगा। साथ ही साथ वैश्विक महासागरीय शासन में भी भारत की जो भूमिका है उसको बढ़ाने का काम ये जो समझौता है वो करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये समझा कि जो बीबीएनजे समझौता है वो वैश्विक साझा संसाधनों के संरक्षण की दिशा में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि ये समझौता पहली बार बाध्यकारी बनाया गया है ना। अगर बाध्यकारी नहीं होता तो सिर्फ ये कही सुनी बात हो जाती। जो भी दूसरे देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, वो बेझिझक इन जैव विविधता का जो शरण करते, जो समुद्र का संसाधन है उसका अनसस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करते। तो ऐसा ना हो इसलिए इसको बाध्यकारी बनाया गया है, और इसलिए इसको एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ये जो संधि है दोस्तों वो पर्यावरण संरक्षण, समानता और सतत विकास के सिद्धांतों को महासागरों तक विस्तार देती है। यानी हम समानता का जो अधिकार की बात करते हैं, जो सतत विकास की अवधारणा हम अपने देश
के अंदर की सीमा की बात करते हैं, उस सतत विकास के सिद्धांतों को महासागरों तक विस्तार करने का काम ये जो बीबीएनजे समझौता है, वो करता है। इसके अलावा भारत के लिए ये जो समझौता है, वो वैश्विक समुद्री नेतृत्व का अवसर भी प्रदान करता है। तो इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के मद्देनज़र हम ये समझ सकते हैं कि इस समझौते का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस चर्चा के आधार पे दोस्तों आप इस मेंस के प्रश्न का उत्तर लिख के मेरे यूपीएससी आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। सवाल है कि हाई सीज ट्रीटी वैश्विक महासागरीय शासन में एक मील का पत्थर है, समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आप इसे 150 शब्दों में भी लिख सकते हैं, 250 शब्दों में भी लिख सकते हैं। इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि यू 2025 के ट्रेंड के अनुसार है। 2025 में आपने देखा होगा कि 3 स्टेटमेंट वाले बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, जिससे विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी हुई थी। तो ज़ाहिर-सी बात है 2026 के प्रीलिम्स में आपको ये परेशानी ना हो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसी पैटर्न पे जो है सारे सवालों को सॉल्व करें। इसको करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो पहला कथन होता है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले कथन को ध्यान से पढ़ना है और दूसरा और तीसरा कथन का पहले कथन के साथ क्या संबंध है, बस इसको ढूँढना है और इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अगर आपको दोस्तों इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जाने से पहले एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको मेरे चैनल पे जो भी वीडियोज़ हैं वो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप उसको एन्जॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपकी तरह वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलता हूँ किसी अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।